आप मुझे द फूल के नाम से बुला सकते हैं, विहान ने कहा। रक्षित और आराध्या एकदम चौंक गए। उन्हें उस रहस्यमयी व्यक्ति का नाम द फूल होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। द फूल यानी मूर्ख हैं? ये कैसा नाम है भला? आराध्या सोच में पड़ गई। बेशक ये इनका कोई गुप्त नाम होगा, रक्षित ने अपने मन में कहा। कुछ देर बाद आराध्या खड़ी हुई। उसने झुककर विहान को आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या आप हमारे सौदे के गवाह बनना चाहेंगे? जरूर, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, विहान ने विश्वास जताते हुए जवाब दिया। धन्यवाद, कि हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है मिस्टर फूल। रक्षित ने भी खड़े होकर अपना सिर विहान के सामने झुकाकर कहा। विहान ने उन दोनों के आदर सम्मान को स्वीकार किया और फिर अपनी हथेली से उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, आप दोनों बैठ जाइए और अपनी बातें जारी रखिए। रक्षित ने सिर हिलाया और वापस बैठ गया। फिर उसने सामने बैठी आराध्या की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हें भूतिया शार्क का खून मिल जाए तो मुझे बॉम्बे पोर्ट के नजदीक एक क्लीन बार है, वहां पर भेज सकती हो। उसके बाद मैं तुम्हें वो फार्मूला तुम्हारे पते पर भेज दूंगा। आराध्या तुरंत बोली, नहीं नहीं, मेरे घर पर मत भेजना। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट और चिंता थी। फिर कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें इसी जगह वापस मिलकर अपना सौदा पूरा करना चाहिए, वो ज्यादा सुरक्षित होगा। फिर रक्षित ने विहान की ओर देखा और कहा, मिस्टर फूल, आपका क्या कहना है? क्या हम वापस यहीं पर मिल सकते हैं? विहान ने उनके व्यापार का गवाह बनने की सहमति तो दे दी थी, लेकिन आगे क्या करना है इस बारे में सोचा ही नहीं था, इसलिए वो गहरे चिंतन में खो गया। तभी आराध्या अपना सर घुमाकर विहान को देखने लगी और चमकती आंखों से इशारा करते हुए बोली, मिस्टर फूल, कृपया कुछ तो कहिए, क्या आप ये प्रयोग वापस करना चाहेंगे? रक्षित को लगा कि शायद विहान को वापस मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने एक प्रस्ताव रखते हुए आगे कहा, मिस्टर फूल, क्या आपको इस तरह की सभाएं अद्भुत नहीं लगती? हालांकि आपकी शक्तियां हमारी कल्पनाओं से परे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें तो जरूर होगी जिन्हें आप पूरी तरह से समझने में काबिल नहीं होंगे। फिर रक्षित ने आराध्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़की निश्चित रूप से एक ऊंचे दर्जे की युवती है। मेरे पास भी अपने जीवन के अनुभवों के साथ साथ कई साधन और संसाधन हैं। हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए जब हम दोनों किसी मुश्किल घड़ी में आपकी सहायता कर सकें। विहान को उसका प्रस्ताव सही लगा और उसे मना करने का कोई कारण भी नहीं दिखा। उसे लगा कि इस मौके का उसे जरूर फायदा उठाना चाहिए। विहान ने सोचा, क्या पता शायद सच में इन दोनों की मदद से मुझे कोई जादुई दवाई या अपने घर जाने का रास्ता भी मिल जाए। वहां मौजूद तीनों की अलग अलग परिस्थिति और रहस्यमय क्षेत्रों में अपनी अपनी समझ थी। अगर वे तीनों सचमुच मिलजुल कर बातें करें, अपना ज्ञान बांटकर एक दूसरे का सहयोग करें, तो वे सचमुच अद्भुत परिणाम हासिल कर सकते थे। उधर रक्षित की बात सुनकर आराध्या का हल्का सा मुंह खुला ही रह गया था। उसने खुद से कहा, क्या ऊंचे दर्जे की युवा लड़की? क्या मेरी बातों से मेरा दर्जा साफ झलक रहा है? मुझे तो लगा था कि कभी कभी मैं बेवकूफों जैसी बातें कर देती हूँ। वो थोड़ी शर्मा सी गई, लेकिन उसने बिना झिझक के आगे कहा, हाँ मिस्टर फूल, मुझे इनका ये सुझाव बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये सभा नियमित रूप से होती है तो आप हमें वो काम सौंप सकते हैं जो आपके लिए असुविधाजनक हो। बेशक वो काम अगर हमारी क्षमता में हो तो हम जरूर सहायता करेंगे। विहान ने आखिर में अपनी चुप्पी तोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों के सुझाव से मैं काफी प्रभावित हूँ, लेकिन मुझे बराबरी के रिश्ते पसंद हैं। अगर आप सचमुच मेरी कोई मदद करेंगे तो मैं आपको उसके बदले में जरूर कुछ न कुछ देना चाहूंगा। रक्षित और आराध्या विहान की बात सुनकर मुस्कुराए। विहान ने आगे कहा, तो ठीक है, हर सोमवार को दोपहर 3 बजे आप दोनों अकेले रहने की कोशिश करें। हम वापस यहीं पर मिलने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर आराध्या काफी ज्यादा उत्साहित हो गई थी। उसकी आंखों में वापस एक चमक आ गई थी। थोड़ी देर बाद विहान को ध्यान से देखते हुए रक्षित के मन में एक विचार आया। उसने कहा, क्या हमें भी अपना कोई उपनाम या कोड नेम नहीं रखना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि असली नाम से बातचीत करना सही रहेगा। कौन जाने यहाँ और कौन सी रहस्यमय शक्तियां हो। बेहतर होगा कि हम अपनी पहचान छुपा कर रखें ताकि आगे जाकर कोई खतरा ना हो। जाहिर है कि रक्षित को पता था कि द फूल भी एक कोड नेम ही था। हाँ, ये ठीक रहेगा। विहान ने किसी भी हिचकिचाहट के बिना सहजता से उत्तर दिया। आराध्या ये सुनने के बाद कुछ सोचने लग गई। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार घूमने लग गए। फिर उसने कहा, मिस्टर फूल,
आपने कहा था कि आपको बराबरी के रिश्ते पसंद हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है आपका नाम किसी टैरो कार्ड से लिया गया है। तो अगर हमारी ये गुप्त सभा बराबरी वालों की है तो हमारे नामों में भी एक समानता होनी चाहिए। विहान आराध्या की बातें सुनकर चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि वो इस बात को पकड़ लेगी। वो सिर्फ मुस्कुराया। विहान के हाव भाव देखकर आराध्या समझ गई थी कि अब उसे क्या करना है। उसने फिर हंसते हुए कहा, तो ये तय है कि मैं भी अपना नाम टैरो कार्ड्स के नाम से ही चुनूंगी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, तो मेरा कोड नेम होगा द जस्टिस। तुम्हारा क्या मिस्टर, तुमने कुछ सोचा कि नहीं? आराध्या ने सामने बैठे हुए रक्षित को चिढ़ाते हुए पूछा। रक्षित ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए सोचकर कहा, द हैंगमैन। ठीक है, तो ये हमारा टैरो क्लब है और हम सब उसके संस्थापक सदस्य हुए, जिसमें मैं द जस्टिस, ये मिस्टर द हैंगमैन और हमारे लीडर द फूल हैं। आराध्या खुशी से बोली, लेकिन फिर डरते हुए उसने विहान से पूछा, ये ठीक रहेगा ना मिस्टर फूल? विहान ने हंसी के साथ सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ऐसे फैसले तुम दोनों खुद भी ले सकते हो। जाहिर था आराध्या बहुत खुश थी। फिर उसने कहा, मैंने सुना था कि टैरो कार्ड्स का आविष्कार किसी केरल के सम्राट ने किया था। वे कागज के कार्ड्स थे जो एक विशेष अज्ञात शक्ति का प्रतीक थे। कुल मिलाकर वो 22 कार्ड्स थे। बाद में उन्होंने इसे एक खेल के रूप में इस्तेमाल किया। मैं सही कह रही हूं ना मिस्टर फूल? उसने विहान को देखा जैसे वो मिस्टर फूल से ही इसका जवाब चाहती हो। विहान केवल मुस्कुराया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रक्षित द हैंग्ड मैन की ओर देखा जैसे वो उसे परखने की कोशिश कर रहा हो। रक्षित द हैंग्ड मैन ने स्वाभाविक रूप से अपनी पीठ सीधी की और गहरी आवाज में बोला, यह सही है। कहा जाता है कि केरल के सम्राट रामकृष्ण देव ने निषेध पुराण नामक एक खास किताब पढ़ी थी, जिसमें भगवान को पाने के 22 रास्तों के गहरे रहस्यों का जिक्र था। 22 रास्ते? आराध्या द जस्टिस ने एक लालसा भरी आवाज में दोहराया और मन में सोचा, क्या भगवान को पाने के इतने रास्ते हो सकते हैं? मुझे भी सीखना है। तभी अचानक से विहान के सिर में दर्द होने लगा। उसने महसूस किया कि उसका लाल तारों से कनेक्शन अब कमजोर होता जा रहा है। उसने तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर गहरी आवाज में कहा, ठीक है, आज की सभा के लिए बस इतना ही। रक्षित हड़बड़ाते हुए उठा और उसने आदर से सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा। फिर आराध्या ने भी रक्षित की नकल की और उठते हुए कहा, हाँ, जैसी आपकी इच्छा। दरअसल उसके पास अब भी बहुत से सवाल थे। वो तो चाहती थी कि सभा जल्दी खत्म ही ना हो, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आगे की सभा का इंतजार रहेगा मिस्टर फूल। विहान ने धीरे से कहा, मुझे भी। अचानक से लाल सितारे चमक उठे। आराध्या और रक्षित ने विहान के शब्द सुने। उनकी आकृतियां अब धुंधली सी हो गई और वो दोनों गायब हो गए। एक सेकंड में वो सारा भ्रम का महल टूट गया और कोहरा फिर से शांत हो गया। जहां तक विहान की बात थी, उसका सिर भारी हो गया था। उसके आसपास की चीजें धुंधली होने लगी थी और जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे से मिलने लगी, अचानक से अंधेरा तेज धूप में तब्दील हो गया। उसने अपनी आंखें खोली, आसपास देखा। वो नील के उसी घर में खड़ा था जहां उसने वो भाग्यवर्धक विधि की साधना की थी। ओह माय गॉड, ये तो एक सपने जैसा ही था। वो कोहरे से भरी दुनिया क्या थी? पता नहीं इन सब के पीछे किस तरह की शक्तियों का हाथ होगा। विहान ने सोचते हुए हल्के से आह भरी। वो पूरी तरह से उलझन में था और इसी उलझन में वो भारी कदमों से डेस्क की तरफ बढ़ा। उसने पॉकेट वॉच उठाई और ये जानने की कोशिश की कि कितना टाइम बीत चुका है। समय देखने के बाद उसने अनुमान लगाया, अच्छा, समय तो इसी स्पीड से गुजरा है, न 1 मिनट कम न ज्यादा। पॉकेट वॉच को रखकर उसने पाया कि वो अपने सिर के दर्द को और सह नहीं पा रहा था। वो कुर्सी पर बैठकर अपने सिर का मसाज करने लगा। काफी देर बाद उसने अचानक एक आह भरते हुए कहा, हाँ, ऐसा लगता है मैं जल्दी अपनी उस असली दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। कितने खुश होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसी रहस्यमयी बातों के बारे में पता ही नहीं होता। हालांकि उसके लिए ये एक अनोखा अनुभव था। उसे कई नई बातों और चमत्कारी चीजों के बारे में पता चला था, जैसे कि वो कोहरे से भरी जादुई दुनिया, अनंतवीर, जादुई दवाइयां और लाल तारे। लेकिन वो अभी अपने आप को किसी नए जोखिम में नहीं डालना चाहता था। क्या पता आगे कैसी सिचुएशन सामने आ जाए। शायद कोई और डरावनी या अजीबोगरीब दुनिया, या फिर कहीं मैं किसी नर्क जैसी दुनिया में पहुंच जाऊं। ओह गॉड, मुझे लगता है कि कम से कम मुझे ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
जब तक मैं इस अलौकिक और रहस्यमय ज्ञान के बारे में गहरी महारत न हासिल कर लूं। विहान ने निराश होकर सोचा। फिर एक लंबी सांस लेते हुए उसने बहुत निराशा और दर्द भरी आवाज में कहा, इसका मतलब जब तक मैं सब कुछ समझ नहीं जाता मुझे इसी दुनिया में रहना पड़ेगा। अपनी किस्मत को मजबूरी में स्वीकार करते हुए उसने अब ठान लिया था कि वो अपने असली नाम को याद भी नहीं करेगा। आज से मैं नील मुखर्जी हूं, विहान नहीं। अब मैं खुद को भी हमेशा इसी नाम से बुलाऊंगा। अब विहान को नील के शरीर के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को भी पूरी तरह से अपनाना था। अपनी पहचान और असली दुनिया से कुछ दिनों के लिए ही सही अब विहान का रिश्ता छूट गया था, इसलिए वो बहुत दुखी भी था। उसे काफी नकारात्मक विचार आने लगे। फिर उन भावनाओं को हटाने के लिए वो आगे के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, क्यों न द हैंगमैन के बताए हुए उस दर्शक नाम की दवा का फार्मूला ही सीख ले। उस कोहरे में जो सभा हुई वो निश्चित रूप से दिलचस्प थी। जो लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को कुछ ही पलों में पार कर सकते थे और आमने सामने बैठकर चर्चा करते हुए एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सकते थे। अरे ये तो मेरे असली दुनिया के वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसा है। नील कुछ सेकंड के लिए हैरान हो गया। फिर हंसते हुए उसने अपना सिर दबाकर हल्के से कहा, इसे एक तरह से इस जादुई दुनिया का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ही समझ सकते हैं। कुछ घंटों के आराम के बाद विहान, जो अब खुद को नील समझने लगा था, धीरे धीरे अपने सिरदर्द से उभरने लगा। लेकिन तभी उसे अपने हाथ पर कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसके हाथ पर 4 छोटे छोटे गहरे काले दाग उभर आए थे जो एक रहस्यमयी गोल आकार में दिख रहे थे। डर के मारे विहान के दिमाग में कई विचार आने लगे। हाँ, अब ये क्या है? क्या ये कोई अजीब सा संकेत है या कोई चेतावनी? विहान अभी उन दागों को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वो दाग हल्के होने लगे, मानो धीरे धीरे गायब हो रहे हों। परंतु जाते जाते वो दाग जैसे उसके हाथों के भीतर समा गए। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि भले ही ये दाग उसकी स्किन पर नहीं दिख रहे थे, पर शायद वो उसकी आत्मा की किसी गहराई में छिपकर बैठ गए थे। आखिर उन 4 काले दागों का क्या मतलब था? क्या विहान द जस्टिस और द हैंग्ड मैन से घर जाने के लिए मदद ले पाएगा? क्या ये उनके साथ विहान की आखिरी मुलाकात थी? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग। उन 4 काले दागों का यूं हाथ पर उभरना और फिर गायब हो जाना नील के लिए एक और चौंका देने वाली घटना थी। उसे एक कहावत याद आई, इंसान का सबसे पुराना और सबसे मजबूत एहसास डर है, और उससे भी बड़ा डर है अज्ञात चीजों का डर। ये बात उसे इसलिए याद आई क्योंकि वो इन अज्ञात चीजों के डर को अनुभव कर रहा था। उसने कुछ सोचना शुरू कर दिया। वो काले दाग 4 थे और वो विधि के लिए भी मैं 4 पत्थरों के बीच में खड़ा था। नील का दिमाग चकराने लगा था, लेकिन अब उसे अपनी अंदरूनी ज्ञान से कुछ बातें समझ में आने लगी थी। कहीं उन 4 पत्थरों के बीच की पवित्र जगह मेरे अंदर तो नहीं समा गई है? अगर ये सच है तो अगली बार मुझे वो पूरी विधि करने की जरूरत नहीं होगी। मैं सिर्फ मंत्र पढ़कर ही उस विधि को अंजाम दे सकता हूँ। खैर, ये तो अच्छी बात है, शायद मैं अब कोहरे की दुनिया में आसानी से जा पाऊंगा। लेकिन पता नहीं क्यों उन दागों का उभरना मुझे अभी भी कुछ अजीब और अशुभ सा लग रहा है। इधर नील अपने ख्यालों में उलझा था और उधर रक्षित सैलानी अपने समुद्री जहाज पर पहुंच चुका था। उस वक्त अरब सागर में एक आंधी आई हुई थी और रक्षित का जहाज उस आंधी और बारिश से जूझ रहा था। वो जहाज लहरों के ऊपर ऐसे उछल रहा था जैसे कोई बड़ा राक्षस उसके साथ खिलौनों की तरह खेल रहा हो। रक्षित जैसे ही डेक पर पहुंचा, उसकी आंखों की लाल रंग की चमक कम हो गई। बाकी उस डेक पर कुछ भी नहीं बदला था। बस कोहरे से भरी दुनिया में जाने से पहले उसके हाथ में जो कांच की बोतल थी वो अब टूटकर गिर गई थी। उसमें मौजूद बर्फ बारिश में घुल गई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उस अद्भुत बोतल के टूटे और बिखरे टुकड़े भी गायब होने लगे। बोतल के पूरी तरह गायब होने से पहले रक्षित के हाथ में एक क्रिस्टल जैसा बर्फ का टुकड़ा उभरा। रक्षित कुछ समझ पाता इससे पहले वो टुकड़ा उसके शरीर में समाकर गायब हो गया। रक्षित थोड़ा चौंक सा गया। थोड़ी देर बाद वो जहाज के कैबिन की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अंदर घुसने वाला था, एक आदमी बाहर आया।
उस आदमी के सुनहरे बाल थे और एक काला दांत। उसका नाम भानु था, लेकिन सब उसे काला दांत कहकर ही पुकारते थे। भानु ने रुककर रक्षित को देखा, अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा और बोला, तूफान की शक्ति तुम्हें प्रेरणा दे। रक्षित ने भी अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखकर उसकी बात दोहराई, जैसे कि वो उन दोनों का कोई नारा था जो उन्हें समुद्री यात्रा के दौरान मुश्किलों का सामना करने के लिए हौसला देता था। रक्षित कैबिन के अंदर आ गया और आखिरी छोर पर स्थित कैप्टन के कैबिन की ओर बढ़ा। डेस्क के पीछे एक सांवला सा आदमी बैठा था, जिसने कंकाल के निशान वाली कैप्टन की हैट पहनी थी। जैसे ही रक्षित उसके पास पहुंचा, उस कैप्टन ने धमकी भरे तरीके से कहा, मैं हार नहीं मानने वाला। मुझे तो लग रहा था कि अब तक तुमने हार जरूर मान ली होगी, रक्षित ने शांति से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौसम के बारे में टिप्पणी कर रहा हो, लेकिन मामला कुछ और था। तेरी इतनी हिम्मत! कैप्टन आश्चर्यचकित था। वो आगे कुछ और कहता, उसी वक्त रक्षित झुकते हुए अचानक उसकी ओर दौड़ने लगा। उसने अपने कंधे की मांसपेशियां कसते हुए उस कैप्टन का गला जोर से पकड़ लिया। रक्षित के हाथ की त्वचा मछली जैसी दिख रही थी। इसका मतलब नाविक नाम की बची हुई कुछ जादुई दवाई उसने पी रखी थी। उसके हाथ की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे ही रक्षित ने उस कैप्टन को ऊपर उठाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कैप्टन के पैर अब बुरी तरह से कांपने लग गए और उसकी पैंट तक गीली हो गई थी। रक्षित ने कैप्टन को उन पहाड़ों जैसी दिखने वाली लहरों में फेंक दिया। हवा अंधेरे में जोर जोर से दहाड़ रही थी और देखते ही देखते विशाल समुंदर ने कैप्टन को निगल लिया। रक्षित ने एक सफेद रुमाल निकाला और अपने दाहिने हाथ को ध्यान से पोंछा। हाथों को पोंछते हुए वो पीछे हटा और भानु का इंतजार करने लगा। 10 सेकंड से भी कम समय में भानु दौड़ते हुए आया और उसने पूछा, क्या हुआ? वो आवाज कैसी थी? रक्षित ने गुस्से में हांफते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, कैप्टन भाग गया। मुझे नहीं पता था कि उसके पास अभी भी कुछ अनंत वीरों वाली शक्तियां थी। साला! भानु ने अपना काला दांत दिखाते हुए धीरे से गाली दी। वो जहाज की रेलिंग के पास जाकर देखने लगा, लेकिन वहां लहरें और बारिश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब रक्षित ने कहा, छोड़ो, जाने दो उसको, वैसे भी वो कुछ काम का नहीं था, वो इस जहाज के साथ मिला हुआ बोझ ही था। भानु ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, हमें तो खुश होना चाहिए कि इस भुतिया जहाज को ढूंढने के बदले हमें कितना बड़ा इनाम मिल सकता है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई है कि ऐसे खतरनाक मौसम में कैप्टन ने समुंदर में कूदने की जल्दबाजी आखिर क्यों की? क्या पता, लेकिन अगर तूफान जारी रहा तो वो कैप्टन ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा, रक्षित ने बताया। थोड़ी देर बाद रक्षित ने जहाज के कमरों की ओर देखा, जैसे वो उस जहाज के असली नाविकों के बारे में सोच रहा हो। दरअसल रक्षित और उसके साथी भानु के अलावा अब जहाज पर कोई जिंदा इंसान नहीं बचा था। जहाज की दिशा बदलने के लिए लगने वाला पतवार और सेल का कपड़ा, जिससे जहाज को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, दोनों भी खुद ब खुद डरावनी तरीके से हिल रहे थे। इसलिए उसे भूतिया जहाज कहा जाता था। रक्षित को अचानक मिस्टर फूल की याद आई और उसकी छवि रक्षित की आंखों के सामने उभर आई। एक रहस्यमयी व्यक्ति जो सफेद कोहरे में ढका हुआ था और अपनी अद्भुत शक्ति के बावजूद वो एक विनम्र इंसान लग रहा था। रक्षित ने एक गहरी सांस ली, समुंदर की उन विशाल लहरों की ओर देखा और कहा, ये तो एक नए युग की शुरुआत है। वहीं दूसरी ओर आराध्या रावत अपने कमरे में पहुंच गई थी। उसका महल बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सबसे अमीर इलाके मालाबार हिल में था। उसने अपने आप को नोच कर देखा। कुछ समय पहले के अनुभव पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ वो पुराना आईना टूटकर चूर चूर हो चुका था। आराध्या ने अपनी हथेली की ओर देखा। वहां एक छोटा लाल रंग का तारा घूम रहा था। उसका लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और उसकी त्वचा के अंदर समा गया। उसी वक्त आराध्या को यकीन हो गया कि वो कोई सपना नहीं बल्कि एक जादुई अनुभव था। उसकी आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे नाचने लगी। अचानक किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? आराध्या ने तुरंत अपना डांस रोकते हुए पूछा और अपने कपड़ों को ठीक किया। मेम साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
आपको उत्सव में जाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। आराध्या की नौकरानी चंदा ने बाहर से पूछा। आराध्या ने जवाब दिया, ठीक है, आ जाओ। चंदा ने अंदर आकर पुराने आईने की हालत देखकर कहा, अरे ये तो टूट गया। आराध्या ने धीरे से पलकों को झपकाया और कहा, हाँ, केसर अभी यहाँ पर था। तुम्हें तो पता है ना कि वो कितना शरारती है। केसर आराध्या का लाडला कुत्ता था जो उसके पिता विजयराज रावत ने उसे तोहफे में दिया था। आपको उसे अच्छे से प्रशिक्षित करना चाहिए, चंदा ने कहा और सावधानी से कांच के टुकड़े उठाते हुए ये सुनिश्चित किया कि उसकी मेम साहब को कोई चोट न लगे। साफ सफाई करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आज आप कौन सी ड्रेस पहनना चाहेंगी? आराध्या ने थोड़ी देर कुछ सोचकर कहा, मैं वो गुलाबी ड्रेस पहनूंगी जो मैंने अपने पिछले जन्मदिन पर पहनी थी, मुझे वो पसंद है। आराध्या के बताते ही चंदा ने तैयारियां शुरू कर दी। तभी 3 और नौकरानियां अपने साथ जूते, मेकअप और हेयर स्टाइल का सामान लेकर भी आ गई। देखते देखते आराध्या तैयार हो चुकी थी। तभी उसके पिता विजयराज दरवाजे पर आए। उन्होंने नवाबों जैसी पोशाक पहनी हुई थी, काला कुर्ता, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी और उनके चेहरे पर मूछें थी। मेरी शान, मेरी जान, चलो अब हमें निकलना चाहिए, कहते हुए विजयराज ने दरवाजे पर 2 बार खटखटाया। पिताजी, मुझे ऐसे मत बुलाइए, आराध्या ने विरोध करते हुए कहा, जबकि वो नौकरानियों की मदद से उठ रही थी। चलो मेरी प्यारी राजकुमारी, अब ठीक है। विजयराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आराध्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने पिता का हाथ थामे महल के बाहर आ गई। वो दोनों एक गाड़ी में बैठ गए जो उस जमाने में सिर्फ अमीरों के पास पाई जाती थी। कुछ देर गुजरने के बाद गाड़ी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक पोर्ट पर पहुंच गई। वो दरअसल नौसेना का बेस था। जब आराध्या ने गाड़ी से बाहर कदम रखा तो वो अचानक सामने खड़े एक विशालकाय लोहे के जहाज को देखकर चौंक गई। बाप रे, ये कितना विशाल है, उसने आश्चर्य से कहा। हाँ, है ना, बिल्कुल अनोखी चीज, इसका इस्तेमाल युद्ध में होता है, पिताजी ने बताया। वहां काफी लोग मौजूद थे। उतना बड़ा जहाज आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। कुछ समय बाद जब सभी ने अपने आप को संभाला, तभी आसमान में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक नीले रंग की उड़ती हुई एक विशाल एयरशिप थी, जिसे कुछ लोग बड़ा उड़न खटोला कह रहे थे। पश्चिम में इसका देखा जाना आम बात थी, लेकिन भारतवर्ष में इतना विशाल का उड़न खटोला पहली बार देखा गया था। नई टेक्नोलॉजी का स्वागत करने के लिए वहां एक उत्सव मनाया जा रहा था, इसलिए उस जगह पर ब्रिटिशर्स के और भारतवर्ष के ऊंचे घराने के कई लोग मौजूद थे। प्रोग्राम शुरू होने के बाद, क्या आप मेरी डांस पार्टनर बनना चाहेंगी? अचानक एक अंग्रेज नौजवान ने आराध्या से पूछा। आराध्या को पहली बार इस तरह किसी ने डांस के लिए पूछा, इसलिए वो शर्मा सी गई। उसके पिताजी वहीं पर खड़े थे। उन्होंने उस नौजवान से कहा, जेंटलमैन, अभी तो ये छोटी बच्ची है और इसलिए ये परिचय समारोह का हिस्सा नहीं। इन्हें तो मैं एयरशिप और जहाज दिखाने लाया हूँ। पिताजी के जवाब से वो नौजवान उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पीछे हट गया। पिताजी तो मुझे अभी भी बच्ची समझते। ये क्या बात हुई? आज तो मेरा सचमुच डांस करने का बहुत मन था। कितना खास दिन है आज। मुझे एक जादुई दुनिया के बारे में पता चला जहाँ मेरी एक गुप्त पहचान भी है। अभी एक चमत्कारी उड़ता हुआ जहाज भी देख लिया। ये सब कितना अद्भुत है। डांस ही सही तरीका था इस खुशी को मनाने का। आराध्या ने सोचते हुए मुंह बना लिया। दरअसल आराध्या अभी 18 साल की नहीं हुई थी, इसलिए इस साल उसे परिचय समारोह में भाग लेने का मौका नहीं मिला, जो वहां के उत्सव का एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उसे बॉम्बे के गवर्नर सर एडवर्ड बस्क ने आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में अगर कोई जवान व्यक्ति होता तो उसे दूसरे शहरों के परिवारों से मिलवाया जाता था। इसलिए आराध्या एयरशिप के पास भी नहीं जा सकी और वो चुपचाप पीछे से सब देख रही थी। फिर भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वास्तव में उसे राजकुमारों से मिलने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे उसकी खुशी मनाने के लिए डांस करने का बहुत मन था। पिताजी की बातों को नजरअंदाज कर वो केवल एयरशिप को देखती रही। कुछ देर बाद वो एयरशिप धीरे से जमीन पर उतरा। सबसे पहली सीढ़ियां उतरने वाले थे सुंदर युवा सैनिक जो ब्रिटिश नेवी की काली वर्दी में थे। उन सब के सीने पदक से सजे हुए थे और उन्होंने अपने हाथों में राइफल्स पकड़ी हुई थी। वे गवर्नर का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए थे। अचानक पोर्ट पर खड़े जहाज के धुएं के बादल चिमनियों से बाहर निकलने लगे।
जहाज की सीटी की आवाज के साथ उसमें लगी मशीनों की हल्की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो विशाल जहाज बंदरगाह से निकल पड़ा। सभी चौंक गए जब जहाज के सामने वाली दो मुख्य तोपों ने एक निर्जन द्वीप को निशाना बनाकर गोले दागे। उसके बाद गवर्नर ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आयरन वॉरशिप का नया युग शुरू हो चुका है। उनके इस वाक्य पर लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाई। फिर गवर्नर रुके और अपना हाथ उठाते हुए आवेश में बोले, अब ये पुराने युग का अंत है। अब ये सिर्फ लोहे से बने ताकतवर युद्धपोत ही समुद्र में चलेंगे। चाहे समुद्री डाकू के पास अनंत वीरों की शक्तियां हो, कोई भूतिया या शापित जहाज हो या कुछ और, अब हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमें कोई नहीं हरा सकता। लोगों ने और जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। गवर्नर अपनी स्पीच दे रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से आराध्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आखिर किसने खींचा था आराध्या का हाथ? क्या आराध्या के लिए यह कोई नया खतरा था? आखिर क्या थी रक्षित की असली पहचान? क्या वो कोई समुद्री लुटेरा था या कोई डाकू था? क्या नील इस दुनिया के अजीबोगरीब रहस्य जल्द से जल्द सीखकर अपने घर जा पाएगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग